हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल या इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि दुनिया में जो ट्रेड होता है, चाहे वो गुड्स में ट्रेड होता है या चाहे वो सर्विसेज में ट्रेड होता है, इसके अलावा जो कैपिटल फ्लो होता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, ये इस चीज को कौन मैनेज करता है, इस चीज को कौन गवर्न करता है, ये किस सिस्टम के अंडर प्रोसेस होता है। तो ये चीज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। नाउ रिमेंबर, जो प्रेजेंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम है, ये 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो रहा था ऑन जुलाई 1 1944, और जिसमें लगभग 44 मेजर कंट्रीज उस वक्त की वर्ल्ड की थी, स्पेशली बिलोंगिंग टू अलाइड पावर्स, उसमें उन्होंने अपनी अटेंडेंस दिखाई। अब बेसिकली हुआ क्या था कि जो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, उसकी वजह से पूरे, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, वहां पे जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस है उनके जो प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई था, इसी तरह से बड़े बड़े बैंक्स क्लोज हो गए, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद हो गई, और जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था, आई एम टॉकिंग ऑफ 1929, जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो पूरा कोलैप्स हो गया, पूरा वो जो सिस्टम है वो ठप हो गया। अब हमें ये याद रखना है कि उस जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था 1929 में, उसकी वजह से यूरोप में फैसिज्म इमर्ज हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थी, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस को एक्सप्लॉइट किया कुछ फैसिस्ट लीडर्स ने, लाइक हिटलर, मसोलिनी, तो जिसकी वजह से यूरोप में फिर से जंग स्टार्ट हो गई, जिसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है, एक तरह से ये बून बन गया फॉर यूएस इकोनॉमी, क्योंकि वहां से फिर से प्रोडक्शन, जंग को सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी हो गई एंड पीपल वेयर बैक टू द वर्क, और मनी सर्कुलेशन में आ गई। नाउ जब ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हो गई, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस का यह मकसद था कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, जहां पे जो इकोनॉमिक वार किया जाता था, जिसके जरिए ट्रेड पे टैरिफ्स लगाया जाता था, ट्रेड पे कंट्रोल किया जाता था, वो चीज नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इस कॉन्फ्रेंस का यह मकसद था किस तरह से हम इकोनॉमिकली गवर्न करेंगे वर्ल्ड को, किस तरह से जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो करेंसी का मसला है या जो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, ताकि जो दुनिया है वो रिकवर हो जाए, जो वार की वजह से तबाही हो गई थी, उस तबाही से रिकवर करने के लिए क्यों ना हम एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करें जो कि गवर्न करे दुनिया में इकोनॉमिक रिलेशंस को। क्योंकि दो कंट्रीज के दरमियान एक तो होती है पॉलिटिकल रिलेशंस, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन जनरली कहते हैं, बट और जो दूसरी रिलेशन होती है वो है इकोनॉमिक रिलेशन, और इकोनॉमिक रिलेशंस को गवर्न करने के लिए ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस का यह मकसद था कि हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएंगे जो कि गवर्न करेगी इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट था वो बन गया, तीन चीजें इमर्ज हो गई। नंबर वन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसे हम IMF कहते हैं, नंबर दो वर्ल्ड बैंक, और नंबर तीन जिसे हम आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में देखेंगे। नाउ IMF या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसने अपना काम शुरू करना किया 27 दिसंबर 1945, और आज अगर हम देखेंगे जो टोटल मेंबर्स है IMF के वो है 189 कंट्रीज, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA में है। और जो मेन फोकस IMF का है वो है कि ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन, यानी जो मॉनिटरी एक्सचेंज है, जो करेंसी एक्सचेंज है, उस चीज को मैनेज करना, इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
facilitating and promoting international trade, employment generation, economic growth around the whole world. हालांकि जो फंडामेंटल काम IMF का है, वो जो मेन फोकस इसका है, दैट इज कंट्रीज में अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, तो उस कंट्री को सपोर्ट करना. इसके अलावा जो करेंसी एक्सचेंज है, इसके अलावा जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ये सारी चीजें IMF के फोकस में है. और जो मेन फंक्शंस अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल IMF का, वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स है कंट्रीज को, रिमेंबर जो दूसरा इसके बाद वर्ल्ड बैंक का हम देखेंगे, वो लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन IMF जनरली शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है कंट्रीज को. अगर उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगी, अगर उनको फाइनेंशियल यानी पैसों की इमीडिएट नीड पड़ेगी, करेंसी की इमीडिएट नीड पड़ेगी, या फॉरेक्स जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए IMF सपोर्ट करता है कंट्रीज को. लेकिन हम इनको तीन कैटेगरीज में IMF की फंक्शंस को डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज रेगुलेटरी, यानी व्हाट, IMF एक रेगुलेटरी बॉडी है, बाकायदा इसने इसके पास इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने एक कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश किया है, और उस कोड ऑफ कंडक्ट को ये IMF मैनेज करता है, रेगुलेट करता है. और इतना ही नहीं, बल्कि इसके कोड ऑफ कंडक्ट में यह भी आता है कि किस तरह से करेंसी एक्सचेंज होगा, किस तरह से करंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे, या किस तरह से उसका जो मैनेजमेंट है वो एक कंट्री करती है, उस पर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है IMF का. नंबर 2 इज फाइनेंशियल फंक्शन, और जो ये है कि शॉर्ट टर्म लोन्स देती है IMF. अगर किसी भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगी, या बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यह होता है कि एक कंट्री कितना एक्सपोर्ट करती है और एक कंट्री कितना इंपोर्ट करती है, जिसमें गुड्स भी आते हैं, सर्विस भी आते हैं और कैपिटल भी आता है. और अगर एक कंट्री का जो इंपोर्ट बिल है वो ज्यादा हो जाता है और कंट्री का एक्सपोर्ट बिल कम हो जाता है, एक तरह का डिसइक्विलिब्रियम, यानी कंट्री के पास पैसा नहीं है कि वो, इसके पास शॉर्ट टर्म पैसा नहीं है कि वो पेमेंट करे अपनी इंपोर्ट बिल को, तो उस वक्त IMF फाइनेंशियल सपोर्ट करती है. और जो तीसरा है वो ये है कि ये टेक्निकल और फाइनेंशियल एडवाइजरी, फाइनेंशियल सपोर्ट कंट्रीज को काउंसिल करता है, कंट्रीज को एडवाइज करता है कि वो अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो अपनी जो फाइनेंशियल पॉलिसी है, किस तरह से मैनेज करें. तो इस तरह से तीन फंक्शंस है IMF की, रेगुलेटरी फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन एंड कंसल्टेटिव फंक्शन. जैसे कि पहले मैंने कहा कि अगर किसी भी कंट्री को फाइनेंशियल क्राइसिस होगी या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगी, उस वक्त IMF एक बेल आउट पैकेज देता है. अगर आपको पता होगा जो इस वक्त श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है या पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो they have rather requested the IMF for the bailout package कि हमें पैसा चाहिए. मगर हमें एक चीज याद रखना है कि IMF जो लोन देता है वो कुछ कंडीशंस पे देता है. उन कंडीशंस को हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स या SAPs के नाम से जानते हैं, और जिसके तहत एक कंट्री को अपनी मुल्क में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने होते हैं, फिजिकल रिफॉर्म्स लाने होते हैं और मॉनेटरी रिफॉर्म्स आते हैं. लाइक गवर्नमेंट की जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है उसको कंट्रोल करना, फ्री ट्रेड यानी ग्लोबल ओपन टू प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, उन सब्सिडीज को खत्म करना. इन कंडीशंस पे IMF कंट्रीज को लोन देती है. द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसको किया गया था रादर वो वर्ल्ड बैंक है, और लाइक IMF वर्ल्ड बैंक इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम. और ओरिजिनली इसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, और अपना काम इसने 1946 में किया था. और जो ओरिजिनल मेंबरशिप थी वो 38 स्टेट्स थे, जिसमें USA, ब्रिटेन, फ्रांस, और इसका मकसद, इस मेन मकसद था IBRD का, वो ये था कि
उन कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करना दैट वर डिवेस्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इनिशियल टास्क जो वर्ल्ड बैंक का था कि लोन्स प्रोवाइड करना उन शैटर्ड इकोनॉमीज ऑफ यूरोप को, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो वार की वजह से जिन जिन कंट्रीज में तबाही हो गई थी। लेकिन जब यूरोप में इकोनॉमिक रिकवरी हो गई तो 50s और 60s में जो वर्ल्ड बैंक है इसने अपना अटेंशन अब यूरोप से उठा के अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की तरफ किया और उनको लोन्स प्रोवाइड की, उनको टेक्निकल असिस्टेंस दी, उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी। इस तरह से यानी अब पहले जो वर्ल्ड बैंक का काम या मकसद वो था यूरोप की इकोनॉमीज को रिकवर करना, लेकिन जब यूरोप रिकवर हो गया 50s और 60s में, अब इसका अटेंशन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तरफ किया। और इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपने इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और IBRD तक महदूद नहीं रहा, बल्कि और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो गए जिनको ऑलमोस्ट ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें हम वर्ल्ड बैंक सिस्टम भी कहते हैं। और आज जो वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप है दैट इज अराउंड 180 कंट्रीज और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। जो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में IBRD एस्टैब्लिश हुआ, इसके बाद 50s में कुछ और इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड बैंक ने क्रिएट किए। इन 5 इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और इसमें 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हो गई। इस एजेंसी का बेसिक मकसद ये था कि प्राइवेट कंपनीज को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को लोन प्रोवाइड करना ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाए एक कंट्री में। दूसरा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था वो था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी रादर एसोसिएशन। और इसका जो मेन मकसद वो ये था कि मिड टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाए पुअरेस्ट कंट्रीज को। जो भी सबसे ज्यादा पुअर कंट्रीज है दुनिया में, उनको या तो नॉमिनल इंटरेस्ट पे या टोटली फ्री इंटरेस्ट पे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड किया जाए। 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एस्टैब्लिश हो गई। इसके बाद 1966 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स एस्टैब्लिश हो गया, या जिसे हम ICSID के नाम से जानते हैं। और इसका मकसद जो था वो ये था कि गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हो गया उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। इसके बाद जो 5वां इंस्टीट्यूशन वो था 1988 में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और इस एजेंसी का यह मकसद था जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी किसी भी गरीब मुल्क में या किसी और मुल्क में, उसको इंश्योरेंस करना अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क। नाउ इट वाज पॉलिटिकल इंश्योरेंस नॉट इकोनॉमिक इंश्योरेंस, कि अगर किसी मुल्क में कूप हो गया, किसी मुल्क में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, उनकी इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करना वो मीगा का काम था। और हमें याद रखना है कि जो ये वर्ल्ड बैंक है इसका जो मेन मकसद है वो है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, पोर्ट्स, ब्रिजेस, इनको एस्टैब्लिश करना, इनके लिए फाइनेंशियल पैकेज देना। और वो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो पुअर कंट्रीज को ज्यादा प्रोवाइड लोन करती है, उन्होंने कुछ और मॉडेस्ट प्रोजेक्ट लाइक वाटर प्यूरिफिकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, फैमिली, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और टीचर्स एजुकेशन देना, क्योंकि उन कंट्रीज में कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत ज्यादा फुकदान होता है। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो WTO है। और WTO बेसिकली 1 जनवरी 1995 में एस्टैब्लिश हो गई। मगर और इसका मेन जो काम था वो ये था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कैसे स्मूथ किया जाए, उसको कैसे प्रमोट किया जाए। बेसिकली ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में 3 इंस्टीट्यूशंस पे एग्री किया गया था, IBRD, IMF और तीसरा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ट्रेड इस पे डिस्प्यूट हो गया, ये एस्टैब्लिश नहीं हो गई। उसके बाद 1955 में GATT एस्टैब्लिश हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। वो एक मल्टीलेटरल नेगोशिएशन ट्रीटी थी जिसपे कंट्रीज आपस में नेगोशिएट करते थे कि कितना टैक्स, कितना टैरिफ लगाया जाए। और वो लंबी नेगोशिएशन, बहुत सारे जिसे हम कहते हैं राउंड्स, तो वो
एक तरह का राउंड होता, एक तरह का लंबा नेगोशिएशन राउंड होता था कंट्रीज के दरमियान, मेंबर्स के दरमियान, कि हाउ टू, ऑब्जेक्टिव ये था कि टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाए और ट्रेड को प्रमोट किया जाए। अब लाइक कैनेडी राउंड हो गया, इसके बाद टोक्यो राउंड हो गया जो 1974 में स्टार्ट हो गया 1979 में, और इसके बाद उरुग्वे राउंड होता है जिसके तहत कंट्रीज एग्री करते हैं कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करें। अब याद रखना है कि जो इससे पहले गेट था वो सिर्फ ऑनली फोकस करता था गुड्स पे, लेकिन WTO ने एग्रीमेंट लाया कि किस तरह से सर्विसेज को भी, गुड्स को भी रेगुलेट किया जाए, सर्विसेज को भी रेगुलेट किया जाए। इसके अलावा जो तीसरा अहम था WTO के तहत, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, उसको भी गवर्न किया जाए, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाए। इन शॉर्ट जो WTO का मकसद वो ये है कि दुनिया में ट्रेड प्रमोट करना, ट्रेड रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट हो, ट्रेड रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू हो, उसको रिजॉल्व करना। अब जो ये WTO है ये एक फॉर्म ऑफ एक्सचेंज भी है, ताकि इंफॉर्मेशन जो है, कंसल्टेशन या नेगोशिएशन आपस में, जो इसके 135 मेंबर स्टेट्स है, तो ये एक कंसल्टेटिंग फर्म है, एक नेगोशिएटिंग फर्म है, एज वेल एज इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉरम है। और एट हाईएस्ट लेवल जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं मेंबर कंट्रीज के, हर 2 साल के बाद वो मिलते हैं और डिस्कस होता है ट्रेड पॉलिसीज, और बाकायदा WTO स्पेल आउट करता है कि एक कंट्री का बिहेवियर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेड कैसा होना चाहिए, और मेंबर कंट्रीज बाकायदा WTO के पास कंप्लेंट ले सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंट्री कोऑपरेट नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है WTO के रेगुलेशंस को। इसके अलावा जैसा ऑलरेडी मैंने बोला, WTO एक फोरम है जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए, और अगर कोई भी कंट्री एग्रीव है कि वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसके साथ जो कंट्री है वो वायलेट करती है ट्रेड एग्रीमेंट को, तो वो रिक्वेस्ट कर सकती है WTO के, और वहां पे और अगर WTO एक तरह का वो मीडिएटर बन जाता है, बाकायदा एक एस्टैब्लिश करता है पैनल, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, और दे ट्राई टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। So this was a basically basic information about, we did not enter into the technicalities of the things। मकसद ये था कि ब्रीफ थोड़ा आपको दिया जाए कि IMF का मेन रोल क्या है, वर्ल्ड बैंक का मेन रोल क्या है, और WTO का मेन रोल क्या है। थैंक यू वेरी मच।